हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एंडेमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं कि इस समय केवीएस टीजीटी और पीजीटी के लिए हम एनसीईआरटी बुकों की और साहित्य से संबंधित सवालों को हल कर रहे हैं और इसमें देख रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए उन क्वेश्चनों पर चर्चा हो रही। तो आइए आज का हम पहला सवाल देखते हैं क्या कहता है। ठीक, एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर कुछ कवियों या लेखकों के नाम दिए गए हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि जो इनकी पहचान है कविता के जगत में, कवि के रूप में, लेखक के रूप में, कहानीकार के रूप में, रचनाकार के रूप में जो भी प्रसिद्धि है इनकी, वो किस नाम से है। तो वही इनका उपनाम पूछा जा रहा है। मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, मृदुला गर्ग और प्रेमचंद। तो भाई मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि। ठीक, प्रेमचंद की बात की जाए तो भाई इनका नाम क्या है, ये उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट, कथा सम्राट। और इनका जो उपनाम है धनपत राय, मूल नाम धनपत राय। तो ये तो बात इनकी हो गई। मृदुला गर्ग का जो उपनाम है, घरेलू नाम, इनका क्या नाम है, उमा नाम है। तो इस तरीके से बच रहे कौन, माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को ही भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो ये होगा। ठीक, तो आइए हम फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कहता है, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, बेड़ी लो गूंजे धरा किस कवि की रचनाएं हैं। ये जो रचनाएं हैं ये कविता संग्रह हैं। ये कविता संग्रह किस कवि की है, यही बात पूछी जा रही है। तो भाई जयशंकर प्रसाद जो है ये ऐतिहासिक नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं, ऐतिहासिक नाटक। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण काव्य है क्या है, महाकाव्य है, क्या है, कामायनी। और इसमें कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग। इतनी बात आप याद रखे रहना बड़े काम की चीज़ है। ठीक, तो ऐतिहासिक नाटककार हैं ये। अब बात आती है महादेवी वर्मा की। तो महादेवी वर्मा का इनकी कविता कौन सी है, इनकी कविता है रश्मि, नीरजा, यामा। और यामा के लिए ही इन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये पुरस्कार कब मिला था, 1982 या 83। दो ऑप्शन मिलेगा आपको, तो आपको लगाना जो है फाइनली वो 83 लगाना है। तो 1983 में महादेवी को, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1983 में। अब बचते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो यही राइट आंसर होगा। ये जो हिम किरीटनी है, हिम तरंगिनी है और बेड़ी लो गूंजे धरा है, ये माखनलाल चतुर्वेदी का क्या है, काव्य संग्रह है। और माखनलाल चतुर्वेदी को ही क्या कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा। ठीक, तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी राइट आंसर होगा हमारा। ठीक, तो इस तरीके से आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पराग, ये जो पराग है ये बाल पत्रिका है, पराग बाल पत्रिका के संपादक हैं। तो कह रहा है कि पराग बाल पत्रिका के संपादक कौन है। तो पराग बाल पत्रिका के संपादक आइए देख लेते हैं कौन है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र यादव। तो देखो प्रेमचंद की जो पत्रिका है वो क्या है, हम आपको लास्ट वीडियो में क्या ट्रिक बताए थे, प्रेम से हंस जा माधुरी,
यही ट्रिक बताए थे, याद भी होगा, बहुतों को याद होगा जो देखा होगा। तो प्रेम मतलब प्रेमचंद, हंस मतलब हंस पत्रिका, जा मतलब जागरण, माधुरी मतलब माधुरी। मतलब प्रेमचंद की 3 पत्रिका हैं, कौन कौन सी? प्रेम, हंस, जागरण और माधुरी। तो ठीक है, तो इनका तो कोड हो गया। उसके बाद राजेंद्र यादव की बात आती है। तो राजेंद्र यादव भी हंस पत्रिका का ही संपादन किए थे। यही हंस पत्रिका जो प्रेमचंद ने 1930 में संपादन किए थे, इसी को आगे चलकर ये राजेंद्र यादव ने इसी का संपादन आगे चलकर किया हुआ था। ठीक, तो ये हो गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो पत्रिका है वो क्या है? जग जाहिर है, सब जानते हैं, सरस्वती। सरस्वती पत्रिका किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो 3 ऑप्शन तो कट गए, तो बचा एक ऑप्शन, पराग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यही राइट आंसर ए हो जाएगा। पराग बाल पत्रिका के संपादक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? ए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला और पंत। तो पंत इसके प्रकृति के सुकुमार कवि पंत को कहा जाता है। और ठीक, तो इस तरीके से महादेवी, ये सब चारों के चारों क्या हैं? ये सब चारों के चारों छायावाद के स्तंभ हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी। आइए अगला देख लेते हैं। चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले का जन्म स्थान है अल्मोड़ा, बस्ती, फर्रुखाबाद, जौलखेड़ा, बैतूल। ये अल्मोड़ा है कहाँ? उत्तराखंड में। बस्ती कहाँ है? यूपी में। और फर्रुखाबाद कहाँ है? यूपी में। और जौलखेड़ा बैतूल कहाँ है? एमपी में। ठीक, तो इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? जौलखेड़ा में। बस्ती में किसका जन्म स्थान है? तो ये जन्म स्थान है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक, फर्रुखाबाद में किसका जन्म स्थान है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। अल्मोड़ा में किसका है? तो किसका है? सुमित्रानंदन पंत का। सुमित्रानंदन पंत। और ये जो पंत जी हैं, ये किसके जनक हैं? प्रगतिवाद के। प्रगतिवाद के जनक हैं। और पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ। कब मिला था? 1968 में। ठीक, तो इतनी बात इनके बारे में और याद रख लो। तो इसका जो चंद्रकांत देवताले का जन्म स्थान है कहाँ है? तो जौलखेड़ा बैतूल मध्य प्रदेश में। ठीक, तो इस तरीके से जिसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बी होगा। उसके बाद अगला सवाल क्या है? एक दिन बोल पड़ेंगे, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, किसका काव्य संग्रह है? पूछ रहा है। एक दिन बोल पड़ेंगे, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, किसका काव्य संग्रह है? राजेश जोशी, कृष्णा सोबती, जैनेन्द्र कुमार, मन्नू भंडारी। तो भाई कृष्णा सोबती का क्या है? कृष्णा सोबती का है एक मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन, ये क्या इनका? संस्मरण, शब्द चित्र है। शब्द चित्र है। और इन्हीं का एक और है, क्या है वो? बचपन।
बचपन क्या है, संस्मरण है इनका। ठीक, तो ये हो गई कृष्णा सोबती की बात। जैनेन्द्र कुमार का क्या है, बाजार दर्शन, बाजार दर्शन। और ये सबसे बड़े प्रेमचंद के बाद दूसरे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। दूसरे प्रेमचंद के बाद सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन, जैनेन्द्र कुमार। अब बात आती है मन्नू भंडारी की। तो मन्नू भंडारी की रचना कौन सी थी, रजनी। लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और रजनी क्या था, ये पटकथा थी। कैसी पटकथा, टीवी सीरियल थी, धारावाहिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ए होगा। राजेश जोशी। एक दिन बोल पड़ेंगे, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, किसका काव्य संग्रह है, तो ये किसका है, राजेश जोशी का। इस तरीके से जो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा, ए होगा। ठीक, आइए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल कहता है जॉर्ज पंचम की नाक किसकी कहानी विधा है। जॉर्ज पंचम की नाक किसकी कहानी विधा है, प्रेमचंद, चपला देवी, शिवपूजन सहाय, कमलेश्वर। तो चपला देवी की जो कहानी है क्या है, नाना साहब की पुत्री, नाना साहब की पुत्री देवी मैना भस्म हो गई, को भस्म कर दिया गया, इस तरीके का शीर्षक है। ठीक, उसके बाद कहा जा रहा है प्रेमचंद का। तो प्रेमचंद का कौन सी कहानी है, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा और वो नमक का दारोगा, नमक का दारोगा। और कमलेश्वर की क्या है, कमलेश्वर की ये कहानी है क्या है, जॉर्ज पंचम की नाक। और कमलेश्वर कैसे लेखक हैं, तो ये दलित विमर्श के लेखक हैं, दलित विमर्श के लेखक हैं माने जाते हैं। इनकी जो गिनती की जाती है दलित विमर्श में की जाती है, दलित लेखकों में। और जॉर्ज पंचम की ये जो नाक कहानी है, ये कैसी कहानी है, तो व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मक। दरअसल इसमें होता क्या है, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, ये दोनों भारत यात्रा पे आते हैं। तो जब भारत यात्रा पे आते हैं तो उसकी बड़े ज़ोर शोर से तैयारियां भारत में भी चलती है और ज़ोर शोर से तैयारियां लंदन में भी चलती है, ब्रिटेन में भी चलती है। ब्रिटेन में ये तैयारियां चल रही हैं, वहाँ के अखबार डेली छाप रहे हैं कि महारानी जाएंगी, आज उनके कपड़े किस ढंग के होंगे, उनकी तैयारियां कैसी होंगी, उनके साथ कौन कौन जाएगा, उनका कुत्ता कौन सा जाएगा, सारी बातें हो रही हैं, डेली न्यूज़पेपर में छप रहा है। तैयारियां वहाँ हो रही हैं, आएंगी ब्रिटेन की महारानी, और उन्हीं सब बातों को भारत में भी न्यूज़पेपर छाप रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या कि इन तैयारियों के बीच में चूँकि भारत सरकार जब लगी हुई है कि भाई आएंगी तो उनका भी स्वागत होना चाहिए, क्योंकि नाक की बात है, मतलब नाक कट जाएगी भाई, नाक का सवाल है, क्यों जो मेन केंद्र है इसको नाक को ही रखा गया, जो जॉर्ज पंचम की नाक, ये जो शीर्षक रखा गया। तो कुल मिला के जो कहानी का केंद्र है वो नाक के ही इर्द गिर्द में घूमती है। कहने का मतलब ये है कि एक पत्थर का जो है मूर्ति लगी थी जॉर्ज पंचम की, और उस पर जॉर्ज पंचम की नाक टूट गई थी उस खम्भे से, पत्थर से। तो बस उसी को लेकर इर्द गिर्द ये है कि मतलब कैसे उसकी नाक लगे, नहीं तो अगर मान लीजिए वो आए, अगर देखते हैं महारानी, तो अगर उनकी नाक नहीं दिखी तो कहेंगे कि अरे ये कैसे, तो फिर ये भारत की नाक कट जाएगी, हाँ, यहाँ के सिस्टम की पोल खुल जाएगी,
इस तरीके से तमाम तरीके के जतन किया जाता है। शिल्पकार बुलाया जाता है, शिल्पकार तमाम तरीके के वो रखता है, प्रस्ताव रखता है कि ऐसे हो जाएगा, नहीं तो फिर हमको मौका दीजिए, हम जितनी भी ऐतिहासिक महापुरुषों की और हमारे महापुरुषों की जो भी मूर्तियां लगी उसमें से देखते हैं, जिन मूर्तियों से इनकी नाक मैच करेगी वो मूर्तियां ही उठा लाएंगे। फिर क्या होता है कि जब सगर से हर जगह से घूम टहल कर आया तो कहीं नहीं मिला, तो फिर क्या किया, उसने सुझाव दिया कि उस समय देश की आज़ादी कितनी थी, देश की आबादी कितनी थी, 40 करोड़। तो कहा कि 40 करोड़ में से कोई एक नाक तो मिल ही जाएगी, उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी, तो उसमें भी सांसद है। तो इस तरीके से यही सारी इसमें व्यंग्य पूर्वक जो है कहानी की गई, किस तरीके से मीडिया का रोल है, किस तरीके से सरकारी तंत्र का रोल है, और इनकी नाक को बचाने के लिए, अपनी नाक को बचाने के लिए किस तरीके से सारा सिस्टम को किया जा रहा है, वही सारी बात इस पर की गई है। ठीक, तो आइए अगला देखते हैं क्या है। मेरी जीवन यात्रा, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, किसकी रचना है। ये पूछ रहे हैं, मेरी जीवन यात्रा, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, किसकी रचना है। तो ये रचना है राहुल सांकृत्यायन जी की। श्यामाचरण दुबे की रचना क्या है, इनकी रचना है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति इनकी रचना है। हरिशंकर पारसाई की रचना क्या है, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक, जाबिर हुसैन की रचना क्या थी, सांवले सपनों की याद में। सांवले सपनों की याद, ये किसके ऊपर लिखी गई थी, संस्मरण है ये संस्मरण किसके ऊपर लिखा गया था, ये लिखा गया था सालिम अली। सालिम अली कौन थे, पक्षी विज्ञानी। ठीक, इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। ठीक, मेरी जीवन यात्रा, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, राहुल सांकृत्यायन की रचना है। ठीक, अब आइए अगला देखते हैं, गलत चुनो। यहाँ कुछ कवि हैं, लेखक हैं, उन लेखकों के जन्म स्थान का नाम दिया गया है, उनसे संबंधित देखना है कि है कि नहीं। जाबिर हुसैन, नवनही, राजगीर, नालंदा, यानी बिहार में है। बात ठीक है, बिल्कुल सही बात है। राहुल सांकृत्यायन, पंदहा, आजमगढ़, बिल्कुल ये भी सही बात है। श्यामाचरण दुबे, बुंदेलखंड, एमपी। हालांकि ये स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है, ये पूरा बुंदेलखंड को ही इंडिकेट किया गया है इनके जीवन परिचय में। तो बुंदेलखंड, एमपी के अंतर्गत वाले जो 6 जिले आते हैं उन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा क्या होगा, डी। कोई गलत नहीं है, अर्थात सभी सही है। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। ठीक, आइए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा है कि स्त्री दर्पण का संपादन किसने किया। स्त्री दर्पण क्या थी, एक पत्रिका है। ठीक, तो वही कह रहा है कि इसका संपादन किसने किया, रामेश्वरी नेहरू, ईश्वरी दत्त शर्मा, और दोनों सही हैं, कोई सही नहीं। तो ईश्वरी दत्त शर्मा की है हिंदू पंच। ठीक, ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी, कलकत्ता से। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रामेश्वरी नेहरू, अर्थात ऑप्शन ए सही है। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। दिनमान पत्रिका के उप संपादक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सभी। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पत्रिका है और उप संपादक है इसके। और ये दिनमान इनकी
दिनमान पत्रिका जो है उसके उप संपादक है, और जो पराग पत्रिका थी उसके ये संपादक थे। ठीक, और ये पराग कैसी पत्रिका थी? बाल पत्रिका, बाल पत्रिका। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। निज शोभा से हरता जनमन, निज शोभा से हरता जनमन में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? आकर्षित करना, अलौकिक करना, अद्वितीय, सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आकर्षित करना। ठीक, तो इस तरीके से आज हम इतने प्रश्नों को देखें और उनकी व्याख्या किए, उनसे संबंधित उनके इर्द गिर्द जो सवाल हो सकते हैं इनकी रचनाओं के बारे में जानने की कोशिश की, और इनका संबंध किससे है। और अब हम जो अगले प्रश्नों के लेकर आएंगे वो कल मिलेंगे फिर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।